सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। बड़ी खबर क्या है? छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी के आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रमों में बिल्कुल बगल की कुर्सी पर विराजमान नजर आते थे। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेस के नेता भी अनजान थे। तो देखिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए। दो तस्वीरें हैं और दो तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये पहली तस्वीर तब की है जब बीजेपी में थे और कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस में उनका स्वागत हुआ था, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया था और स्वागत के साथ उम्मीद कांग्रेस को थी कि एक बड़े आदिवासी नेता को शामिल कर लिया गया और तब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हुआ करते थे। देखिए ये मुस्कान देख लीजिए, लेकिन अब चेहरा भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये इस्तीफा दे दिया गया। कांग्रेस से मोहभंग हो गया, इस्तीफा भेज दिया गया नंद कुमार साय के द्वारा, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो अमूमन बड़े चर्चा में रहते हैं और खुल्लम खुल्ला बयान भी देते नजर आते हैं। अपने बयानों को लेकर भी वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार मीडिया से सामना नहीं कर रहे हैं। और दिलचस्प क्या हुआ? दिलचस्प यह हुआ कि इधर नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े होने लग गए। कांग्रेस से इस्तीफा देने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा हमला बोला है और अमरजीत भगत ने नंद कुमार साय को बीजेपी का जासूस बताया है। अमरजीत भगत ने कहा कि नंद कुमार साय बीजेपी के सीक्रेट प्लान के तहत ही कांग्रेस में आए थे। बहुत बड़ा और गंभीर आरोप नंद कुमार साय पर लगा दिया। वैसे नंद कुमार साय जी बहुत सीनियर और सीजन्ड नेता हैं। कई मौके पर उन्होंने आदिवासी मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठ करके बात करी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आना और परिणाम विपरीत आने के बाद फिर इस्तीफा देना, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्लान का हिस्सा था। मिशन 2023 के लिए इसको उपयोग किया गया और मिशन 2023 कंप्लीट होने के बाद मिशन 2024 के लिए फिर उन्होंने अगला कदम उठाया है। कौन लोग थे? मतलब आपको कौन बीजेपी से कौन? शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, उन्हीं का रणनीति का हिस्सा मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की रणनीति में ट्रैप हो गई? अब तो परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के कदम से ऐसा ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर आपकी सरकार थी, आपका अपना इंटेलिजेंस होता है, पार्टी की अपने जो सूत्र होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, एनालिसिस होती है और उस समय तो आप लोगों ने ऐसा दिखाया था कि बड़ी जीत हुई है, नंद कुमार साय आ गए, मतलब मोर्चा ही आप लोगों ने जीत लिया और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप सभी के आ रहे थे। तो क्या लगता है कि फेलियर हुआ सब कुछ आप लोग? देखिए, जब नंद कुमार पटेल जी आए थे, नंद कुमार साय जी आए थे कांग्रेस में, तो हम लोगों ने भी स्वागत किया था। हम सोच रहे थे कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके पीछे कुछ सोच या उनका दीर्घकालीन कांग्रेस के प्रति उनके कार्यक्रम, उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन विपरीत परिणाम आने के बाद तुरंत इस प्रकार के कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था जो कंप्लीट होने के बाद अगले प्लान 2024 के लिए इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, एक बहुत गंभीर आरोप
लगा दिया गया नंद कुमार साय पर अमरजीत भगत के द्वारा। लेकिन ऐसे तो पार्टी छोड़ने वालों में महेंद्र राम सुंदर दास भी हैं जिन्होंने नतीजे आते से ही पार्टी छोड़ दी। और क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं अमरजीत भगत, ये क्या कांग्रेस की अगले नेक्स्ट स्टेप पॉलिटिक्स है, अगले कदम की राजनीति इसे कह सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने आरोप लगाया कि वो स्लीपर सेल हो सकते हैं, वो जासूस हो सकते हैं और एक स्ट्रेटेजी के तहत वो आए हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो महेंद्र राम सुंदर दास जो है उन्होंने भी छोड़ा तो नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, जिनके बारे में आज लेटेस्ट जो घटनाक्रम हुआ है उनके बारे में कह रहा हूं कि आदिवासी समाज के बड़े नेता थे, उनकी एक विश्वसनीयता थी, उनका एक सम्मान था। जब कांग्रेस में आए थे तो हम सभी लोगों ने उनका सम्मान किया था और परिणाम विपरीत आने के बाद तत्काल इस प्रकार से निर्णय, बहुत हम सब लोग स्तब्ध हैं और इस प्रकार के निर्णय की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी सीक्रेट प्लान के तहत हुआ था और अगले प्लान के लिए इनका अगला कोई कदम जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं ये बयान देने में अमरजीत भगत। सर, ये लग रहा है कि कांग्रेस आरोप लगाने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही है? नहीं, मैंने तो संभावना ही व्यक्त किया है, फाइनल तो कहा नहीं कि फाइनल है, लेकिन आप इतना जल्दी निष्ठा बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? संभावना, आशंका, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तो नंद कुमार साय जो हैं वो कहीं पर भी कुछ बोल नहीं रहे किसी के भी सामने। लेकिन उसके पहले आशंका जाहिर कर दी गई। ये देखना होगा आगे किस ये राजनीति का रंग जो है ये कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिस दौरान उनके अंग्रेजी में बोलने को लेकर विपक्ष ने टोका टिप्पणी कर दी। इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, इसीलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस बीच किसान आत्महत्या और 2 लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार के जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। तो एकदम निरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण का कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री साय सक्षम व्यक्ति हैं। रायगढ़ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, इसके बाद भी वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कठपुतली कहे जाने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया। मूणत ने कहा कि जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% पूरा करेंगे। आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करें। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने दो चीजों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट
और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और इस अनुपूरक बजट के पेश करने के साथ ही पीएम आवास पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने के लिए कहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने की बात कही, जिस पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य में 18 लाख आवास बनाने की बात कही थी, लेकिन अनुपूरक बजट में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम आवास के वादे सहित पीएम मोदी की दी गई सारी गारंटी को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की सरकार जनहितैषी सरकार है। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृ वंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदने की बात है, उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पीएम आवास को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बघेल की सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए बड़ी खबर की करते हैं बात। बिलासपुर से खबर है, जहां पर महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार ने नियुक्तियां रद्द की थी। निगम मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों को उनके द्वारा रद्द किया गया था और इसी को चैलेंज करने का काम किया किरणमयी नायक ने कोर्ट में, और अब इस पर रोक कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। किरणमयी नायक अपने पद पर बनी रहेंगी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश भी सरकार को दिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक विनय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही चिरमिरी महापौर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए थे। रेल अधिनियम के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं।
इधर तो लाइटें उल्टा पड़ रही है। 2021 में नागपुर रोड बंद फाटक के पास जो है रेल रोको आंदोलन किया गया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विनय जायसवाल एवं कोतमा के पूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में, तो उसके संबंध में यहाँ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में रेल रोको आंदोलन के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसी में सम्मन्स के आधार पर आज इनको बुलाया गया है और उक्त मामले में जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है और फिर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें मुचलका पर छोड़ा गया है। आगे किस तरह से जमात किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी जो घटना दिनांक को जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई थी उसके आधार पर सभी आंदोलनकारियों की पहचान की जाएगी और सभी को सम्मन भेजा जाएगा और सम्मन के आधार पर वो यहाँ आएंगे पोस्ट पर और उनकी गिरफ्तारी होगी और मुचलका पर छोड़ा जाएगा। और जिस दिन सारे आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद फिर सभी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी का मामला सामने आया। करीब 36 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। एक शख्स को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। आमा नाका पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सारंगढ़ जिले का यह आरोपी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा से होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजे की बड़ी खेप, बड़ी तस्करी हमेशा से होती आई है। लेकिन यह बहुत हैरान कर देने वाला मामला, क्योंकि इसमें एम्बुलेंस का सहारा लिया गया और एम्बुलेंस से ही गांजे की तस्करी हो रही थी। लेकिन पुलिस ने इस गांजे की तस्करी का पर्दाफाश कर दिया है और 36 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शख्स सारंगढ़ जिले का रहने वाला बताया गया। तो रायपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर और आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि एम्बुलेंस से कैसे गांजे की तस्करी की जा रही थी। 36 लाख रुपए का गांजा एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया जा रहा था ताकि पुलिस को शक ना हो। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया और ये गांजा भी बरामद कर लिया एम्बुलेंस से, ताकि किसी को पता ना चले, लगे कि मरीज को ले जाया जा रहा। लेकिन देखिए इसमें कितनी भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा था। और मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से, राजधानी से खबर है, जहां पर जाम लग गया है और जाम छोटा मोटा नहीं है। खबर बनी है तो बहुत बड़ा जाम यहां पर लगा हुआ है। बोर्ड ऑफिस चौराहे के आसपास ये जाम लगा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं और ये जाम 2 घंटे से लगा हुआ है। एम्बुलेंस भी इसमें फंस गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल की। लंबा जाम लगा हुआ है राजधानी। गाड़ियां देखिए तितर बितर होती नजर आ रही हैं। इधर से किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहां से निकले। कारें जो हैं वो फंसी हुई हैं और 2 घंटे से यही आलम है। 2 घंटे से जाम यहां पर भोपाल में लगा हुआ है और जाम को खुलवाने की कोशिश यहां पर कुछ लोग करते हुए देखिए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए और जाम के हालात यही हैं। देखिए दूर दूर तक आप देख सकते हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास ये हालात है। एम्बुलेंस भी देखिए, ये एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है और 2 घंटे से ये स्थिति बनी हुई है। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020।